नहीं बाकी, डर सबको लगता है। किशनपुर की गलियों में आज सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा है। लोग कहते हैं कि यहां की मिट्टी को इंसानी खून का चस्का लग गया है। 2 साल पहले इसी गांव के लोगों ने मिलकर एक मासूम लड़की रूपा को सिर्फ एक शक की बिनाह पर इसी जंगल के पुराने पीपल के नीचे जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें आज भी हवाओं में तैरती हैं। उस दिन के बाद से किशनपुर का वो जंगल मौत का पर्याय बन गया है। सूरज ढलने के बाद उस पगडंडी पर सिर्फ वो चलता है जिसे अपनी जान प्यारी ना हो। रात के घने जंगल में पगडंडी पर मोहन तेजी से चल रहा है। उसके हाथ में दवाइयों का थैला है। हे ईश्वर, बस आज बचा ले। शहर में दवाइयां ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। बापू घर पर अकेले हैं, उनकी सांसें उखड़ रही होंगी। काश मैं सुबह ही निकल गया होता। ये जंगल, ये पेड़, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देख रहे हैं। पीपल का वो पेड़ बस आने ही वाला है। गांव वालों ने कहा था वहां मुड़कर मत देखना। तभी अचानक पगडंडी के बीचों बीच एक खूबसूरत औरत खड़ी दिखाई देती है। लाल रेशमी साड़ी, माथे पर झिलमिलाती बिंदी। मोहन के कदम जम गए। सामने जो औरत खड़ी थी उसकी खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मोहन भूल गया कि वो कहां है और किस हाल में है। अरे आप इतनी रात को यहां? बहन जी, यहां तो कोई परिंदा भी नहीं रुकता। आप यहां अकेले क्या कर रही हैं? गांव तो यहां से बहुत दूर है। मैं अपने परिवार के साथ एक शादी से लौट रही थी। हमारा बैलगाड़ा आगे निकल गया और मैं इसी पगडंडी पर रास्ता भटक गई। मेरा घर इसी जंगल को पार करते ही जो पहली बस्ती आती है वहीं है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। क्या आप मुझे उस पार तक छोड़ देंगे? मैं उम्र भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। जी जी बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। मैं भी गांव ही जा रहा हूं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। दोनों साथ चलने लगते हैं। मोहन लगातार बात करने की कोशिश करता है। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहले कभी गांव के मेले या बाजार में नहीं देखा। मेरा नाम तो हवाओं में लिखा है। मैं यहीं रहती हूँ, इसी मिट्टी के अंदर, इसी आग के पास। आग के पास? मैं समझा नहीं। खैर, ये रास्ता बहुत सुनसान है। आप डरी हुई लग रही हैं। चलिए थोड़ा तेज चलते हैं। चलते चलते मोहन की नजर अचानक नीचे औरत के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मोहन के गले से आवाज निकलना बंद हो गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। जिसे वो एक बेचारी औरत समझ रहा था, वो साक्षात यमराज की दूत थी। बहन जी, आपके पैर ये उल्टे क्यों हैं? आप कौन है? औरत रुकती है और वो धीरे धीरे पलटने लगती है। जैसे ही वो पलटती है, मोहन की चीख निकल जाती है। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें जलते हुए अंगारे जैसी सफेद। मुझे पहचाना मोहन? 2 साल पहले मुझे जलाने वालों में तुम्हारा बापू भी सबसे आगे था। आज उसका बदला मैं तुमसे लूंगी। अगली सुबह गांव में मोहन के मरने की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। थोड़ी देर में सभी मोहन की लाश के पास जमा हो जाते हैं। किशनपुर के लिए ये एक और काली सुबह थी। मोहन की लाश देखकर सबका कलेजा कांप गया। उसकी गर्दन की नली किसी ने बेरहमी से काट दी थी।
ये वही है, वो रूपा की रूह वापस आ गई है। मोहन तो बेगुनाह था, फिर उसे क्यों मारा? अब ये गांव शमशान बनेगा। सरपंच जी, अब डरने का वक्त नहीं है, हमें कुछ करना होगा। कल मोहन था, आज कोई और होगा। ये पाप का फल है सरपंच। जब उसे जलाया था तब तुम सब तमाशा देख रहे थे। अब वो एक एक करके सबको उसी पीपल के पास बुलाएगी। अगली रात करोड़ीमल अपनी दुकान का हिसाब करने के बाद घर के लिए निकलता है। मोहन गया, अब गांव में कोई सुरक्षित नहीं। जल्दी घर पहुंच जाऊं तो जान बचे। ये साइकिल भी आज ही भारी लग रही है। वो साइकिल लेकर तेज भागता है। गांव के बीच में चैन उतर जाती है। अरे कमबख्त, अभी उतरना था तुझे, जल्दी चढ़ जा, जल्दी। तभी सामने से वही खूबसूरत औरत रोते हुए आती। चाचा, मेरी मदद करो, मेरा सब कुछ लुट गया। बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ से भाग, यहाँ डायन का साया है। चाचा, डायन तो आपके ठीक सामने खड़ी रहे। करोड़ीमल जैसे ही ऊपर देखता है, वो औरत डायन के रूप में बदल जाती है। किशनपुर की सुबह आज सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि खौफ की चीखों से हुई। क्रोधिमल, जो गांव का सबसे चालाक आदमी था, आज मिट्टी का ढेर बन चुका था। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि घर की दीवारें भी उन्हें इस बला से नहीं बचा सकती। मौत अब खुलेआम सद्दकों पर नाच रही थी। अब बहुत हुआ, ये गांव ऐसे ही खत्म हो जाएगा। रामू, जा बगल वाले गांव से उस अघोरी तांत्रिक काल भैरव को लेकर आ। अब सिर्फ वही हमें इस नर्क से निकाल सकते हैं। दोपहर का समय। तांत्रिक काल भैरव गांव में प्रवेश करता है। हाथ में काला चिमटा, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर भस्म। वो सीधा उस पीपल के पेड्डैच की तरफ इशारा करता है। सरपंच, तुमने उस लाडकी को जलाया जरूर था, पर उसकी रूह को आजाद नहीं किया। उसकी नफरत उसकी हड्डियों में कैद है, जो इसी पीपल के नीचे दबी है। जब तक वो हड्डियां यहां हैं, वो डायन हर रात एक नई बलि मांगेगी। अगर गांव बचाना है तो आज रात उस डायन की अस्थियों को राख करना होगा। रात के 12 बजे तांत्रिक, सरपंच और कुछ जांबाज जवान मशालें लेकर उसी पुराने पीपल के पेड्डैच के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ घना कोहरा है। रात के सन्नाटे को तांत्रिक के मंत्रों ने चीर दिया। माहौल इतना भारी था कि जवानों के हाथ से फावदे छूट रहे थे। तांत्रिक ने जमीन पर अपना चिमटा गाधा और चिल्लाया, यहीं इसी जगह खुदाई करो। जवान पसीने से लथपथ होकर खुदाई करने लगते हैं। अचानक फावदा किसी चीज से टकराता है। खटाक! अंदर से एक पुरानी काली पड्डे डच चुकी पोटली निकलती है। महाराज, ये मिल गई। इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। सावधान, वो आ रही है। उसे अपनी मौत का एहसास हो गया है। अचानक पेड़ों की टहनियां तेजी से हिलने लगती हैं। डायन अपने सबसे भयानक रूप में पेड़ के ऊपर प्रकट होती है। उसकी चीख से आसमान हिल जाता है। तांत्रिक पोटली खोलता है। उसके अंदर इंसानी हड्डियां मिलती है। डायन हवा में तैरते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तांत्रिक एक सुरक्षा चक्र बना देता है। अधर्म का अंत अग्नि से ही होगा।
जला दो इसे। सरपंच मशाल आगे बढ़ाता है। जैसे ही पोटली में आग लगती है, उधर डायन के शरीर पर अपने आप आग लग जाती है। इधर जमीन पर हड्डियां जल रही थीं और उधर हवा में डायन का जिंदा शरीर मशाल की तरह धधक रहा था। डायन की चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। तुम सबने मुझे पहले भी जलाया था, पर इस बार मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। डायन का शरीर धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ने लगता है। पोटली पूरी तरह जलकर ठंडी हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ किशनपुर का वो काला साया हमेशा के लिए मिट गया। पीपल का वो पेड्डेच अब सिर्फ एक जला हुआ ढांचा था। गांव वालों ने चैन की सांस तो ली, पर हर रात जब हवा तेज चलती है तो उन्हें आज भी उस लाल साधी की सरसराहट सुनाई देती है। यह याद दिलाने के लिए कि बुराई कभी मरती नहीं, बस शांत हो जाती है। गहरी बाकी डर सबको लगता है। मास्टर जी का तबादला एक नए गांव में हुआ था। वह अपने सामान के साथ रात में गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गांव का एक आदमी, रामू काका, उन्हें अपनी बैलगाड़ी में लिफ्ट देता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अंधेरा इतना घना था कि रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस बैलगाड़ी के पहियों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रामू काका, ये रास्ता कब खत्म होगा? मुझे तो डर लग रहा है। चारों तरफ इतना घना जंगल है। मास्टर जी, ये रास्ता आपको डराने के लिए ही बना है। गांव में ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्यों रामू काका, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उन रास्तों पर? क्योंकि हमारे गांव में कई कहानियां हैं। कुछ कहानियां जंगल के बारे में, तो कुछ कहानियां तालाब के बारे में, और हर कहानी में एक डायन की बात होती है। डायन? आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं मास्टर जी, ये सच है। गांव वाले उस तालाब से दूर ही रहते हैं क्योंकि तालाब के वहां डायन का साया है। बैलगाड़ी गांव की सीमा के पास पहुंची। सामने एक बड़ा तालाब था जिसके चारों तरफ पुराने पेड़ और घना कोहरा छाया हुआ था। मास्टर जी ने दूर से ही उस जगह की अजीब सी शांति महसूस की। रामू काका ने बैलगाड़ी रोक दी। मास्टर जी, आपका घर यहां से नजदीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हमारा गांव बहुत सीधा साधा है, पर यहां की रातें बहुत डरावनी होती हैं। अगर रात में कोई भी आपको बाहर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। क्यों? गांव में कोई चोर डाकू हैं क्या? अगर है तो आप पुलिस को क्यों नहीं बताते इसके बारे में? नहीं मास्टर जी, ये डर इंसानों से नहीं बल्कि उस तालाब से है। रात में कोई भी आपको बुलाए तो बाहर मत जाना, और खासकर उस तालाब के पास तो बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। रात में कोई भी आए, मैं रात को दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप चिंता ना करें मेरी, आप आराम से घर जाइए। रामू काका ने मास्टर जी को उनके छोटे से घर तक पहुंचाया। मास्टर जी ने घर में प्रवेश किया और रामू काका को धन्यवाद दिया। रामू काका ने जाते हुए अपनी लालटेन की रोशनी से एक बार फिर तालाब की तरफ देखा और सिर हिलाकर चला गया। मास्टर जी ने दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और उदासी महसूस हो रही थी। ये गांव वाले भी अजीब हैं। भूत प्रेत की बातों से इतना डरते हैं। ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। मास्टर जी ने लालटेन जलाई और अपनी किताबें और सामान सही जगह पर रखना शुरू किया। वे थके हुए थे और सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेचैनी हो रही थी। तभी उन्हें अपने घर के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रात के करीब 2 बजे थे। मास्टर जी अभी सोए नहीं थे। तभी
उन्हें अपने घर के बाहर किसी ने धीरे से आवाज दी। मास्टर जी, दरवाजा खोलिए। मास्टर जी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि इतनी रात में कौन होगा। उन्हें रामू काका की चेतावनी याद आई, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब उनके दिमाग का डर है। कौन है? कौन आया है इतनी रात को? मैं हूँ, गांव की एक लड़की। मुझे आपसे कुछ पूछना था। मास्टर जी को लगा कि गांव की कोई लड़की होगी जिसे पढ़ाई में मदद चाहिए होगी। उन्होंने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही मास्टर जी ने सामने एक सुंदर सी लड़की को देखा। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसने सफेद कपड़े पहने थे। वह मुस्कुरा रही थी। आप यहाँ अकेले डर रहे होंगे। आइए मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है इतनी रात में? और कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? गांव की सबसे खूबसूरत जगह, वहीं जहाँ से आपको गांव का सबसे अच्छा नजारा मिलेगा। लेकिन मुझे तो रामू काका ने कहा था कि रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी बुलाने आए। घर से बाहर मत जाना रात में। वह तो बूढ़े हैं, वह डरते हैं। आप डरपोक नहीं हैं, है ना? मास्टर जी को अपनी मर्दानगी पर शक हुआ। वह अपने डर को दबाकर लड़की के साथ चल दिए। वे दोनों गांव के सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे। लड़की मास्टर जी को उस तालाब के पास लेकर आई जिसके बारे में रामू काका ने चेतावनी दी थी। तालाब के पास का अंधेरा और भी गहरा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। मास्टर जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? रामू काका ने कहा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ तालाब के पास चुड़ैल रहती है। फिर अपन यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए हैं? अरे मास्टर जी, आप तो बहुत नासमझ हैं। तभी हवा में एक तेज आवाज आई और लड़की के बाल अचानक हवा में उड़ने लगे और उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की डायन हूँ। डायन। मास्टर जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन डायन उड़कर मास्टर जी के सामने पहुंचा गई। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया है। अब तुम्हें उसी की सजा मिलेगी। डायन मास्टर जी को पकड़ के तालाब के अंदर ले गई। मास्टर जी चिल्लाते रहे, मुझे बचाओ, उनकी आवाज सुनने वाला मुझे छोड़ दो। डायन ने उस रात एक और बलि ले ली। अगली सुबह गांव वालों ने मास्टर जी को उनके घर पर नहीं पाया। मास्टर जी, ओ मास्टर जी। अरे मास्टर जी घर पर नहीं है। मास्टर जी कहाँ गए इतनी सुबह सुबह? वो दोनों मास्टर जी को ढूंढने तालाब के किनारे जाते हैं। कहीं मास्टर जी तालाब के वहां तो नहीं गए? चलो वहां चलकर देखते हैं। तालाब के किनारे मास्टर जी की लाश मिली। गांव वालों ने एक बार फिर उस तालाब से दूर रहने की कसम खाई, क्योंकि वे जानते थे कि वहां एक डायन रहती है जो उन्हें बुलाती है, और उनकी तरह ही वे भी डरते थे उस आवाज से जो रात में आती है।